Good morning, students. So today's objectives are actually in thermodynamics shortcomings of first law, second law, and Carnot's theorem and its proof. So we will see all these things. So first of all, we will see shortcomings in first law. Actually, first law tells us heat flows from bodies at higher temperature to those bodies which are at lower temperatures. It cannot tells us why the converse is possible. इसका उल्टा क्यों नहीं है कि ये नहीं बता सकता कि बॉडी जो है वो एक यदि लोअर टेम्परेचर पर बॉडी है तो हीट को लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हायर टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते. It cannot explain. Second point is कि it cannot explain why the efficiency of heat engine is always less than unity. एक से कम क्यों है. तीसरी चीज यह है कि इट इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई कूल वाटर ऑन स्टीयरिंग गेट्स हॉटर. ठंडे पानी को जब हम घुमाते हैं किसी चीज में रखकर, ग्लास वगैरह में रखकर बहुत जोर से, या यूं कहें कि आप मथनी ले लीजिए, मथनी उसको मथें, एक मिक्सचर में डाल के यदि मथें उसे, तो क्यों वो गर्म हो जाता है, जबकि इस तरह का कोई इफेक्ट गर्म पानी को बीकर में रख के या किसी बर्तन में रख के स्टीयर करे तो इस तरह का इफेक्ट देखने में नहीं आता. तो ये सब चीजें जो थी बेटे, जो 3 पॉइंट हैं, ये पहले फर्स्ट लॉ की जो है वो कमियां बताते हैं. तो अब हम सेकंड लॉ के बारे में पढ़ते हैं. सेकंड लॉ में हमारे पास 2 स्टेटमेंट है. एक है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट और एक है क्लासियस का स्टेटमेंट. क्लासियस का स्टेटमेंट ये बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ acting machine to transfer heat from colder object to hotter object without the aid of an external agency. मतलब बाहर से बगैर किसी सपोर्ट के, बाहर से बगैर किसी वर्क के हम एक ठंडे ऑब्जेक्ट से एक हायर टेम्परेचर पर किसी ऑब्जेक्ट को हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकते. और हमारा कोई डे टू डे एक्सपीरियंस में भी ये चीज है. तो ये जो क्लासियस का स्टेटमेंट है ये रेफ्रिजरेटर के रिगार्डिंग है कि आप कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट को हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट एनी वर्क बीइंग डन ऑन द सिस्टम. सेकंड है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट जो हीट इंजन के रिगार्डिंग है. ये बोलता है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर, एंड कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ द हीट इनटू वर्क. तो क्लासियस की स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर के रिगार्डिंग है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि किसी मशीन पर बगैर वर्क किए ही, बगैर एक्सटर्नल उसको सहायता दिए ही हीट को कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचाया जा सकता. ऐसी मशीन को बनाना संभव है. दूसरा केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट जो ये हीट इंजन के रिगार्ड है कि ऐसा कोई भी इंजन बनाना संभव है जो पूरे के पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे. अर्थात इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन एन इंजन दैट एक्सट्रैक्ट्स हीट एंड फुली यूटिलाइजेस इट इनटू वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी अदर इफेक्ट. मतलब सिंक को बगैर किसी हीट रिलीज किए. इसका मतलब यह है कि इफिशियंसी के संदर्भ में यदि बोला जाए कि तो ऐसा इंजन बनाना असंभव है जिसका इफिशियंसी एक हो. और उसी तरह उसमें भी बोल सकते हैं हम कि रेफ्रिजरेटर में भी कि यदि आप कोई वर्क दिए बगैर ही हीट कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट को पहुंचा रहे हो तो वर्क डन जो डिनोमिनेटर में वो 0 है. इसका मतलब ये हुआ कि आप की जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो इन्फिनिटी है. तो क्लासियस की स्टेटमेंट यह है कि इन्फिनिटी नहीं हो सकती, और केल्विन की स्टेटमेंट यह है कि एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती. तो ये दोनों थर्मोडायनेमिक्स के आपके सेकंड लॉ के स्टेटमेंट है. आगे चलते हैं बच्चों कार्नोट्स थ्योरम पर. कार्नोट्स थ्योरम ये बोलता है कि वर्किंग बिटवीन 2 गिवन टेम्परेचर्स T1 and T2 of hot and cold reservoirs respectively, no engine can have efficiency more than that of the Carnot engine, which is a perfectly reversible engine.
and we can add it कि the efficiency of the Carnot is independent of the nature of the working substance. तो दो इसके पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो हमारा फेवरेट पार्ट है वो यही है कि वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर्स T1 and T2, नो इंजन के एफिशिएंसी मोर देन द Carnot's रिवर्सिबल इंजन. अब इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं. इसके प्रूफ के लिए हम थोड़ा कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स लॉजिक लगाते हैं. हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास दो इंजन है, एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है, और इनकी इफिशियंसी ईटा आई है और ईटा आर है. अर्थात रिवर्सिबल की इफिशियंसी जो है, रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी जो है वो ईटा आर के द्वारा है, और इरिवर्सिबल इंजन की जो इफिशियंसी वो ईटा आई से दिखा रहा है मान लो हम. और राइट हैंड साइड में डायरेक्शन करते हुए, मतलब एज ए हीट इंजन काम करते हुए, ये यदि और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इफिशियंसी जो है रिवर्सिबल इंजन की वो कम है. यदि हीट इंजन की तरह काम करते हुए ही यदि ये जो आपका रिवर्सिबल इंजन है वो Q1 हीट एक्सट्रैक्ट करता है और इरिवर्सिबल इंजन Q1 एक्सट्रैक्ट हीट करता है, Q1 डेज से हीट एक्सट्रैक्ट करता है, और वर्क जो दे रहे हैं, वर्क आउटपुट जो दे रहा है, रिवर्सिबल इंजन W वर्क दे रहा है और इरिवर्सिबल इंजन भी W वर्क दे रहा है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क दे रहा है. इसे हीट इंजन काम करते हुए, और हीट एक्सट्रैक्शन जो है वो Q1 और Q1 डेज है. किस किस की? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की. तो जैसा कि हमारी एज्यूम्पशन है कि इफिशियंसी रिवर्सिबल की कम है, तो रिवर्सिबल की इफिशियंसी कितनी लिखेंगे हम यदि ये W वर्क दे रहा है तो, और Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो W अपॉन Q1. और इरिवर्सिबल की कितनी लिखेंगे? W वर्क कर रहा है और Q1 हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो W अपॉन Q1 डेज. तो यदि इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो W से W कट जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे चूंकि डिनोमिनेटर में, तो यदि ये आपका न्यूमरेटर में जाएंगे तो 1 अपॉन Q1 इज लेस देन 1 अपॉन Q1 डेज. इसका मतलब ये हुआ कि इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स होगा कि Q1 विल बी ग्रेटर देन 1 अपॉन Q1 इज लेस देन 1 अपॉन Q1 डेज. इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 अपॉन Q1 डेज इज लेस देन 1 अपॉन Q1 इज लेस देन 1 अपॉन Q1 डेज. इसका मतलब Q1 इज ग्रेटर देन Q1 डेज. और यदि यहां आप देखेंगे तो Q1 माइनस Q1 डेज इज ग्रेटर देन 0 ट्रांसपोज करने के बाद. तो ये हमारी एज्यूम्पशन है, ये हमारी मान्यता है, और हमारी मान्यता से ये निकल कर आता है कि जो हीट एक्सट्रैक्शन नेट हीट एक्सट्रैक्शन जो है, या Q1 माइनस Q1 डेज जो है, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है. तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है. और ये चीज हमारे पास आई कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी Q1 माइनस Q2 से कहां से आई? इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी कम है. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, एक ऐसी मशीन बनाते हैं दोनों हीट इंजन को जोड़कर. कौन कौन से? इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इंजन को. चूंकि हमारा रिवर्सिबल इंजन है, दाएं वक्त में दाएं साइड में काम करता हुआ, मतलब ये जो है बाएं लेफ्ट हैंड साइड में आपका हीट सोर्स है, राइट हैंड साइड में हीट सिंक है. ये हायर टेम्परेचर T1 पर है, लोअर टेम्परेचर T2 पर है. यदि ये राइट साइड में काम कर रहा होता, एज ए हीट इंजन काम कर रहा होता, R इफिशियंसी इसकी ईटा आर होती, तो इसकी जिसकी हमने कम माना है. लेकिन हम यहाँ पर जब मशीन बना रहे हैं बच्चों, तो ये रिवर्सिबल इंजन को हम उल्टी डायरेक्शन में काम करवा रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसको कपल कर दे रहे हैं इरिवर्सिबल इंजन के साथ. इरिवर्सिबल इंजन जैसा कि मैंने कहा, मान लो हीट सोर्स से Q1 डेज हीट उठाता है, एक्सट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, W वर्क देता है, तो और Q2 W वर्क देता है, और बची हुई हीट Q2 डेज, यहां मैंने रिवर्सिबल के लिए सारा डेज इस्तेमाल किया है, Q2 डेज हीट जो है वो सिंक को दे देता है. Q2 डेज इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से बची हुई हीट मतलब Q1 डेज दिया, W वर्क आउट कर दिया, तो बची हुई हीट कितनी हुई? Q2 डेज. तो Q2 डेज विल बी इक्वल टू Q1 डेज माइनस W. ओके. नाउ this reversible engine while working in reverse direction extracts Q2 amount of heat, some Q2 amount of heat. Okay, some Q2 amount of heat it extracts from the sink. W work is being done on this engine, and the heat given to the source, which is at higher temperature, is Q1 suppose. So I can see here ki Q2 I may write is equals to Q2 which was the heat extracted from the sink,
I may be able to write Q2 is equals to how much? Because this is input, Q2 is input, W is input, Q1 is output. So input plus input is equals to output. So output minus one of the input. So Q1 minus W. So Q2 will be equal to Q1 minus W. So this, okay, let it remember. Now you see overall picture. Overall picture, we see net heat, positive heat extracted. Why I am saying positive? I will tell you. Now net heat extracted from sink, which is at lower temperature, will be how much? Extracted, net heat extracted by not given. Extracted is Q2, given is Q2 days. So we will subtract given. So Q2 minus Q2 days will be the extracted, net extracted. Net निकालना है हमें, तो extracted में से given को घटा देंगे. तो extracted हो जाएगी net extracted Q2 minus Q2 days. Q2, as I have explained you, it is Q1 minus W. You substitute this value minus Q2 days, as it is Q1 days minus W. You put here, you will get Q1 minus Q1 days is the net heat extracted from sink at lower temperature by this machine, and the net work done. Okay, net work done will be 0 because W work is given by irreversible, and you did W work on reversible engine. So overall we have made this machine coupling these two engines. So on this machine the net work done is 0, क्योंकि I ने जितना किया आपने उतना ही R पर कर दिया. तो ये बाय द हो गया, ऑन द हो गया, 0 हो गया. नेट वर्क डन मतलब आपने हीट उठाया. इस ओवरऑल मशीन एक ऐसी बनाई कि आपने लो टेम्परेचर पर एक पॉजिटिव अमाउंट ऑफ हीट उठाया. देखिए ये पॉजिटिव अमाउंट इसलिए बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं एज्यूम्पशन से कि Q1 माइनस Q1 डेज जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी. तो पॉजिटिव अमाउंट ऑफ हीट उठाया, आपने कोई वर्क डन नहीं किया और हीट पूरी की पूरी किसको दे दी आपने? हायर टेम्परेचर पर सोर्स को. हीट गिवन की बात यदि यहाँ किया जाए तो हायर डेफिनेटली यहाँ नेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन कितने आएगी? देखिए यहीं आई है. तो हीट गिवन इज Q1, हीट एक्सट्रैक्टेड इज Q1 डेज. इसका मतलब नेट हीट गिवन कितना होगा? Q1 माइनस Q1 डेज. ये किसके बराबर है? नेट हीट गिवन नेट हीट एक्सट्रैक्टेड के बराबर है. मतलब आपने लोअर टेम्परेचर पर सिंक से जितनी हीट उठाई उतनी पूरी की पूरी हीट आपने किसको दे दी? सोर्स को दे दी, बगैर किसी कोई वर्क किए. तो डेफिनेटली ये तो सेकंड लॉ का वायलेशन है, जो आपका क्लासियस का स्टेटमेंट है. क्लासियस के स्टेटमेंट का वायलेशन है. इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एज्यूम्पशन है कि रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी कम है रिवर्सिबल इंजन की, वो एज्यूम्पशन गलत है. और इसका मतलब ये प्रूव होता है कि रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी क्या होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. क्योंकि आपके यदि ऐसा करते हो तो क्लासियस के स्टेटमेंट का वायलेशन होता है. तो दिस इज प्रूफ ऑफ कार्नोट्स थ्योरम. Regarding B part, कि the efficiency of the Carnot engine is independent of the nature of the working substance. You can see here from the statement it is clear that the amount of heat can never be converted completely into work. It is essential for engine to return some amount of heat to the sink. जो केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट के लिए भी ये बात हम बोल रहे हैं. So an engine essentially requires a source as well as a sink. The efficiency of a Carnot engine, heat engine, depends only on the temperatures of the source and temperature of sink. ठीक है, तो ये चीज हो चुकी बच्चों आपकी. तो thus the Carnot reversible engine working between two given temperatures is considered to be the most efficient. तो ये आपके प्रूव होगा स्टेटमेंट. Similar argument can be constructed to show that a reversible engine with one particular substance cannot be more efficient than the other substance. Means it is independent, efficiency is independent of the nature of the substance. It depends only on the temperature. So these can be proved. And final remarks is for Carnot cycle, Q1 upon Q2 is equals to T1 upon T2. So it's a universal relation and it is independent of the nature of the system. And Q1 and Q2 are respectively the heat absorbed and heat released in a Carnot engine. So therefore we used, so these relation can be used to define the thermodynamic temperature scale that is independent of any particular properties of the system used in Carnot cycle. Of course, for ideal gas as a working substance, this universal temperature is same as that we have already discussed in ideal gas law and those temperature thermometry, etc.
So from here it is again this relation helps us to define the temperature. This is the final remark.